हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलो आज नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने अभी तक आप लोगों को सीक्वेंस में 3 लेक्चर ले रखा है, तो उम्मीद है कि तीनों लेक्चर आप ढंग से देख के आप रेडी रखे होगे। तो अब चलो, 3 नहीं, आई थिंक मैंने अभी तक 4 लेक्चर ले रखे हैं। तो आज ये आपका 5th लेक्चर है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो 5th लेक्चर में जो कंटिन्यू करेंगे, तो 5th लेक्चर में आपका तो 4 लेक्चर तक तो मैंने बहुत हद तक चीजें बता दी थी। एपी खत्म कर दिया था, एएम खत्म कर दिया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे के चैप्टर्स को क्या क्या बताना है उससे अब देखते हैं। तो सबसे पहले अब हमारा जो टारगेट होगा, सबसे पहले मैं कुछ चीजों को बताते हुए स्टार्ट करूंगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पता ही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ये मैं फिर से आज बोल देना चाहता हूँ कि जो बच्चे लेक्चर को टाइम पे नहीं देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके लेक्चर ऑन टाइम पर रखें, डिले ना करें। क्योंकि ये अगर आप लेक्चर में सपोज आप डिले करोगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट करेगा। अगर आप लेक्चर में डिले कीजिएगा तो कहने का यही मतलब है कि आपको फिर आप जो चीजें आपको टाइम पे खत्म होना था वो डिले होगा और आपका बैकलॉग बढ़ता जाएगा। बैकलॉग से बचे, मैं फर्स्ट लेक्चर से ही आपको बोलता आया हूँ कि हमेशा बैकलॉग से बचें और कोशिश करें कि जो भी चीजें, जो भी लेक्चर जिस समय शेयर किया जाता है, विद इन 24 आवर्स उस लेक्चर को आप कंप्लीट करके फिनिश करें। और ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी ज्यादा एक्स्ट्रा लोड हम लोग दे नहीं रहे हैं। बहुत हुआ तो मैक्सिमम एक पर डे 1 से 2 लेक्चर, कम मैक्सिमम टाइम एक ही जाता है। कभी कभी 2 लेक्चर चला जाता है, तो उस तरह का बर्डन में नहीं है। तो उस बर्डन को जब नॉर्मल देखने चल रहा है तो कम से कम जितना जा रहा है उसको ऑन टाइम रखिए ना, और उसको सीरियसली देखते चलिए। उसमें कोई इफेंट बट नहीं। अगर आप सीरियस हैं तो सब सही है। तो ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बताएंगे आज हम आपको। सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक चीज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये क्या है आपका जनरल टर्म की मैं बात कर रहा था। तो आप लोगों को एक दो क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों के पास आ जाएगा, इसलिए मैंने इस पे सोचा कि पहले इसको डिस्कस कर दूं और फिर बाद में डिस्कस करूंगा फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एक चीज है, टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग। स्टेटमेंट है, बस सुनिएगा, टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। ये मतलब सोच रहे हो क्या मतलब है? मतलब शुरुआत से टर्म्स क्या होगा और अंतिम से टर्म्स क्या होगा, ये बात है। टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड टर्म्स फ्रॉम एंड, ये दो बातें। तो टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग की बात करते हैं, तो व्हाट इज टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, ये आपको पता है कि जैसे सपोज मुझे अगर शुरुआत से पहला नंबर ऑफ टर्म्स है तो सिंपली T1 लिखते हैं। तो अगर मुझे ये T2 की बात करते हैं तो ये अगर T1 अगर सिमिलरली इसमें लिखा तो दिस इज T1, तो T1 को लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फ्रॉम कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम बिगिनिंग। फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अगर यही अगर T2 लिख दिया तो व्हाट इज T2? तो T2 इज द सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। T2 इज द सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। T1 इज द फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, T2 इज द सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सिमिलरली अगर मैं T3 लिख दूं तो T3 इज द थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। T3 इज द थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये T1 T2 T3 तो आपको समझ में आ रही होगी बात। तो ये बिगिनिंग की कॉन्सेप्ट की बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगर टोटल अमाउंट ऑफ n है तो Tn को क्या लिखेंगे? दैट इज द nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मतलब टर्म जैसे हुआ, ये है पहला टर्म सीक्वेंस का, ये है दूसरा टर्म सीक्वेंस का, ये है तीसरा टर्म सीक्वेंस का, ये है चौथा टर्म सीक्वेंस का, डॉट डॉट डॉट, ये n-1th टर्म है सीक्वेंस का। मान लिया सीक्वेंस में n टर्म्स है तो ये Tn को क्या लिखते थे इन जनरल? तो Tn को हम लिखते थे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो अगर ये चीजें हम आपको बता रखे हैं, तो अब बताओ बिगिनिंग की बात हम अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टर्म्स बिगिनिंग एंड एंड की बात करें तो ये तो आपको पता था, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन कर रखा था। पर चीजें आएंगी कब? जब टर्म्स फ्रॉम एंड की बात करेंगे। तो अगर टर्म्स फ्रॉम एंड अगर आपको गिवन है, हाउ टू आइडेंटिफाई, तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि दिस टर्म फ्रॉम एंड काउंट करना है, तो उस टर्म्स को कैलकुलेट कैसे किया जाए, कौन सा जनरल फॉर्मूला जनरेट किया जाए। तो देखो, जो भी फॉर्मूला अभी आप एपी जीपी और एचपी में पढ़ोगे, उसमें फॉर्मूला जो जनरेट करते हैं दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब Tn की बात करते हैं तो Tn जो हम लिखते हैं, व्हाट इज Tn? Tn इज द nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो वही जनरल फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग की बात करते हैं। तो अगर अंतिम से अगर कोई टर्म्स काउंट करने दे दे तो आप क्या करो? तो जस्ट इसी चीज की बात करनी, टर्म्स फ्रॉम एंड की बात करनी। तो देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं।
एक एग्जांपल लेता हूं, सुनना मेरी बात। मान लो एक सीक्वेंस में 5 टर्म है, ये T1, T2, T3, T4 और T5। मान लिया एक सीक्वेंस में 5 टर्म है, मान लिया। तो ये शुरुआत से ये पहला नंबर का टर्म है, ये दूसरा नंबर का टर्म है, ये तीसरा नंबर टर्म है, ये चौथा और ये पांचवा। अब हम पीछे से काउंट करना था, पीछे से मतलब एंड पॉइंट से काउंट करना स्टार्ट करें। इधर से काउंट करेंगे तो बोलेंगे ये पहला नंबर टर्म है किसका, T1। T1 मीन्स क्या होगा, दिस इज फर्स्ट टर्म, बट पीछे से काउंट कर रहे हैं तो ये T1 फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है और ये T1 फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड। तो फ्रॉम एंड ऐसे लिखेंगे, ये ऑब्लिक की का मतलब हुआ कि T फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड। तो फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड जो है वो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है। सुनना मेरी बात, अगर फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो पांचवा नंबर वाला टर्म क्या होगा, बिगिनिंग से। इसी T4 को हम क्या लिख सकते हैं, T4 इज द सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड। इसी T3 को क्या लिखेंगे, दैट इज द थर्ड टर्म फ्रॉम एंड। इसको लिखेंगे T फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड और इसको क्या लिखेंगे, T फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। आई डोंट थिंक कि इस वाले में आपको कोई इश्यू होगा, आई डोंट थिंक इस वाले में कोई इश्यू होगा। T1, T2, T3, T4 एंड T5। ये आपका पॉइंट क्लियर है कि इसको ऐसे ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ये आपका टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, टर्म्स फ्रॉम एंड की अगर सपोज हम बात करें। अब आ जाते हैं इसमें कि अब देखो इसमें क्या है। तो अब देखो अगर मुझे लिखा, अगर मैंने लिखा T ऑफ फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड। अब आपको पता है सबसे पहले इसमें कितना क्या पता है, सबसे पहले अब देखो, अब एक जनरल अप्रोच लिखना चाहते हैं जिससे हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लें कि अगर हमें दूसरा टर्म या nth टर्म फ्रॉम एंड अगर काउंट करने बोला तो शुरुआत से कौन सा नंबर वाला टर्म होगा, उसको हम डायरेक्ट एक जनरल फॉर्मूला फॉर्म में जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले इस एग्जांपल में क्या दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस में, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना है, 5 है। सुनना मेरी बात, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू 5। अब नाउ तो देखो T फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड जो है ये अंतिम से पहला टर्म है, तो शुरुआत से कौन सा नंबर टर्म होगा, तो शुरुआत से पांचवा नंबर का टर्म होगा। तो T फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू T फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो T फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग की अगर सपोज हम बात करें तो दिस शुड बी इक्वल टू, ये जो आएगा T फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला में, देखिए आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, शुरुआत से कौन सा नंबर वाला टर्म काउंट करना है। तो T5 को ऐसा लिख सकते हैं, देखना तो T5, ठीक है, T5 प्लस 1 माइनस 1। देखो तो ये कैंसिल होके T5 ही बचा ना। अभी मैं इसको इसलिए लिखा हूं, एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला टर्म अगर अंतिम से देखना है तो शुरुआत से कौन सा टर्म है, पांचवा टर्म। तो T5 को ऐसा लिख सकते हो, T5 1 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 1, ये 5 होगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों लिखे, 2 माइनस 2 ही क्यों नहीं लिख दी, इसका कुछ रीजन है, मैं अगले इसमें क्लियर होगा। देखो अगर मैं T सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड है, इस सीक्वेंस को देख के लग रहा है कि दूसरा टर्म फ्रॉम एंड है, तो शुरुआत से कौन सा नंबर वाला टर्म है, तो शुरुआत से चौथा नंबर टर्म है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखना T, ठीक है, 5 प्लस, ठीक है, 5 प्लस एन प्लस, ठीक है, 5 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, 5 प्लस 1 माइनस 2। देखो तो कितना आया, 4 आया। अभी तुमको पता चलेगा क्या है, T अगर थर्ड टर्म फ्रॉम एंड देखे तो शुरुआत से कौन सा नंबर वाला टर्म है इस सीक्वेंस से, तो T3 है। इसको क्या लिख सकते हैं, T 5, ठीक है, 5 प्लस, यहां से अगर देखें तो T5 प्लस 1 माइनस 3, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अगर आप समझ रहे हो तो आपको समझ में आ रही होगी बात की क्या हो, ये क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो सोचो कि क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो कहना यही चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी सीक्वेंस में एन टर्म्स है, मतलब स्मॉल एन टर्म्स है, और उस सीक्वेंस का पीछे से काउंट करने बोल रहा है, बोल रहा है पीछे से पहला नंबर टर्म्स कैलकुलेट करके दिखाओ, मतलब शुरुआत से वो अंतिम नंबर वाला टर्म होगा, तो हमें काउंट करना होगा। जनरल फॉर्मूला तो बिगिनिंग वाले फॉर्मेट में एडजस्ट है, तो एंड से कोई फॉर्मूला तो जनरेट हम नहीं कर सकते, तो उस बिगिनिंग के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा कि अगर अंतिम से वो पहला नंबर वाला टर्म है तो शुरुआत से कौन सा नंबर वाला टर्म होगा, यानी फ्रॉम बिगिनिंग उसका काउंटिंग नंबर क्या होगा, वो कौन सा टर्म्स में आएगा।
मतलब अंतिम से अगर हम 10वां टर्म्स बोल दिए तो शुरुआत से कौन सा नंबर वाला टर्म्स को फिर देखना होगा, तभी ना फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास बिगिनिंग वाले फेस में है, जब उसी की हम बात करते हैं। तो कहना यहाँ यही चाह रहे हैं कि मान लो एक सीक्वेंस है T1 T2 T3 डॉट 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 कहाँ तक है Tn-1 कॉमा Tn, ये n टर्म्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज इक्वल टू n। और इसका मतलब क्या हुआ, Tm/E, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना कि mth टर्म फ्रॉम इंड, क्या लिख सकते हैं ना mth, देखो इसको लिख सकते हैं mth टर्म फ्रॉम इंड, TME मतलब लिख सकते हो TMth टर्म फ्रॉम इंड। तो अगर TMth टर्म फ्रॉम इंड अगर सपोज हम बात करें तो TMth टर्म फ्रॉम इंड अगर मैं देखूं तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, TMth टर्म फ्रॉम इंड, तो TMth टर्म फ्रॉम इंड को अगर देखना है तो जस्ट इस पैटर्न में देखो, अभी मैं पैटर्न एडजस्ट करता हूँ, पहले फॉर्मूला लिखाता हूँ। तो दिस TMth टर्म फ्रॉम इंड जो मैं लिखूंगा एग्जैक्टली ये शुरुआत से कौन सा नॉर्मल टर्म होगा, तो वो ऐसे लिख सकते हैं T टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 प्लस m, दिस इज द फ्रॉम, ये टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, ये n, ये इसको क्या लिख सकते हैं n माइनस m, n प्लस m माइनस 1h, n प्लस m माइनस 1, सॉरी n प्लस 1 सॉरी माइनस m, इसको आप लिख सकते हैं n माइनस m प्लस 1h टर्म कहां से होगा, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। ये आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अगर बातें समझ में आई होगी तो देखो यहाँ पर कितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 5, कौन सा नंबर वाला टर्म शुरुआत से अंतिम से कौन सा टर्म देखना है, 1h टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या लिख सकते हैं 5, n क्या है इसमें 1 है, तो 5 माइनस 1 प्लस 1 है, 5 माइनस 1 प्लस 1, तो डाउट नहीं, m है वहां पे 1, यही है 2 है, तो 5 माइनस 2 प्लस 1, तो 5 माइनस 2 प्लस 1। तो सिमिलरली थर्ड टर्म फ्रॉम एंड लिखना है तो क्या लिखेंगे 5 माइनस 3 प्लस 1, तो जैसे थर्ड टर्म फ्रॉम एंड तो थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग भी हो गया। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड लिखूंगा तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा T फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस क्या होगा m कितना है 4 है, अब प्लस कितना लिखेंगे 1, मतलब शुरुआत से कौन सा नंबर वाला टर्म होगा, तो ये सेकेंड टर्म होगा। तो देखो शुरुआत से सेकेंड टर्म है तो अंतिम से कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि अगर आपको कोई भी सीक्वेंस में अगर mth टर्म फ्रॉम एंड कैलकुलेट करने दे रहा है तो आपको ये देखना होगा कि वो उसका जो नंबरिंग है, यानी नंबर जो करते हो mth टर्म फ्रॉम एंड है तो शुरुआत से कौन सा नंबर वाला टर्म वो आएगा। तो उसके लिए हम ये फॉर्मेट याद रखेंगे, इसमें अगर mth टर्म फ्रॉम एंड बोल रहा है तो बिगिनिंग से कौन सा नाम वाला टर्म होगा, तो n प्लस 1 माइनस mth टर्म, यहाँ n जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है और m रिप्रेजेंट कर रहा है कि पीछे से कितना नंबर वाला टर्म हम देखना चाहते हैं, मतलब mth टर्म फ्रॉम एंड, m2 भी हो सकता है, m1 भी हो सकता है, m5 हो सकता है, T5 टर्म्स फ्रॉम एंड मतलब क्या अंतिम से 5वां नंबर वाला टर्म, उसमें m5 लिखेंगे, m जितना नंबर वाला टर्म होगा उसको लिखेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई फॉर्मूला जनरेट करना हो अगर एंड से आपको नंबर बोल रहा है तो आपको ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा। मैं इसमें 4 स्टार दूंगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब मैं छोटा सा एपी में जनरल एपी में एक बात कर रहा था, एपी में अगर मैं TMH टर्म फ्रॉम एंड बोल दिया तो शुरुआत से कौन सा नंबर टर्म होगा n माइनस m प्लस 1h टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो फॉर्मूला लिख सकते हैं TMH टर्म फ्रॉम एंड का, तो एपी का क्या फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये फ्रॉम बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग में n की जगह क्या यूज कर लेंगे एपी में, mth टर्म फ्रॉम एंड है तो फ्रॉम बिगिनिंग इतना नंबर वाला टर्म होगा, तो n की जगह क्या यूज करेंगे n माइनस m प्लस 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n की जगह n माइनस m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, उसको क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस m इंटू क्या आ जाएगा डी, तो दिस इज TMH टर्म फ्रॉम एंड। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस आप इसको याद रखो ना
कि कभी भी कोई टर्म्स आपको अंतिम से काउंट करने बोल रहा है तो बस आप उसको शुरुआत से कौन सा नंबर वाला टर्म है बस उसको आइडेंटिफाई कर लो, फिर जनरल फॉर्मूला आप यूज कर लो। मतलब इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला जनरेट करने की जरूरत है, बस ये याद है ऑटोमेटिक वो उसी फॉर्मेट पे एडजस्ट करोगे, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड टर्म्स फ्रॉम एंड। बिगिनिंग आप पहले जान रहे थे, एंड के बारे में मैंने भी बता दिया। आगे आपको इसमें भी डिस्कशन होगा, जीपी में भी अगर एंड की बात करें तो वहां भी आपको जनरल फॉर्मूला डिराइव करके दिखा देंगे, और एचपी में भी होगा, और सिमिलरली कहीं भी होगा कि जिसमें टर्म्स की बात करेंगे तो वहां टर्म्स में दोनों चीज बात कर सकते हैं, शुरुआत से काउंट करने के लिए बोल सकते हैं या अंतिम से काउंट कर सकते हैं। तो अप्रोच यही है, सब में वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म एन है, एम जो जितना नंबर से काउंट करें किसी को वो पता होना चाहिए, तो आसानी से आप निकाल लोगे। तो चीजें आसान है, बस आपको एक बार देखना। उम्मीद है चीजें क्लियर होंगी, जो मैंने बताया समझ में आया होगी बात। तो चलिए इसको पहले एक बार आप नोट कर लीजिए फटाफट। एक हमारा यही सजेशन होगा कि आप इसको स्क्रीन शॉट ले, ठीक है? चलिए ठीक है, चलो आगे करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर सपोज हम बात करें तो अब जैसे एपी अब खत्म हो गया, तो अब स्टार्ट करेंगे जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे बात करें तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि एपी में क्या होता था। तो एपी में यही होता था ना कि टर्म्स इस तरह से होता था कि कोई भी टर्म्स और उसके जस्ट पहले वाले टर्म्स का डिफरेंस क्या होता था, ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सपोज बात कर रहे थे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, तो ये बात सोचो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब सेम एपी के तरह ही है, बस उसमें डिफरेंस होता है, इसमें रेशियो होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि सीक्वेंस का टर्म इस तरह से होता है कि कोई भी टर्म उसमें उठा ले और जैसे उसके पहले वाला टर्म उसका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब इन शॉर्ट अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो द डेफिनेशन ऑफ जीपी रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, रेशियो ऑफ एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। एनी टर्म्स में पहला टर्म्स को काउंट नहीं करना है, क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म्स में फर्स्ट टर्म से पहले कोई टर्म्स अवेलेबल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट यही है, ratio of any term and its preceding terms is always constant, and that constant value is called constant, that constant value is called common ratio of GP। और ये बात ख्याल रखिए कि कॉमन रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो, दिख रहा होगा आपको डेफिनेशन। स्टेटमेंट यही है ना कि फॉर जीपी रेशियो ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है दैट इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो आपको गिवन है ना, आर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल भी आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर आर अगर सपोज जीरो हो जाएगा तो सोचो कि वो जीपी में नहीं रहेगा, क्योंकि अगला टर्म कैसे डिसाइड करोगे? सिंपल सी बात है, आर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ से लेते हैं, हमने दे दिया 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 16 है, तो ये जीपी में है, क्योंकि यहाँ 4/2 इक्वल टू क्या होगा, 6 सॉरी यहाँ 8 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 32 होगा। तो 4/2 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू क्या होगा, 16/8 इक्वल टू 32/16, दिस इज इक्वल टू 2। ये 2 कभी भी, ये इसी को कॉमन रेशियो बोलते हैं, यही कॉमन रेशियो कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब अगर हम बोलना चाह रहे हैं दैट इज, अगर हमने बोल दिया A1 A2 A3 डॉट 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 ये AN, मतलब ये सीक्वेंस AN तक आया और AN तक ये सीक्वेंस किसमें है, AN तक ये सीक्वेंस जीपी में है। मतलब हमने ये बोला कि A1 to AN, A1 से लेके AN तक अगर सपोज जीपी में बोला तो देन आप यही बोल सकते हो, डेफिनेशन आपको लिखाया है, the ratio of any term except first term A2/A1 and its preceding term is always constant, that is equal to A3/A2, that is equal to A4/A3, this is equal to dot dot AN/AN minus 1। तो ये आपका ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, और इसका जो वैल्यू होगा इसको हम कांस्टेंट आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर ये कॉमन रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। और आर क्या होगा, आर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। एंड कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो कभी भी जीरो की इक्वल नहीं है। यही है स्टेटमेंट जीपी का। तो ये बात याद रखिएगा
जीपी में ऐसी बात करते हैं। जीरो इसलिए नहीं होगा कि अगर जीरो बोल दोगे तो अगला टर्म क्या होता है, मान लो कॉमन रेशियो जीरो, तो 2 × 0 0 0 0, इस केस में वो जीपी में नहीं रहेगा, क्योंकि 0/0 का जो रेशियो निकालोगे वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसके लिए हम जीरो को नहीं बात करते। याद रखिए किसी भी जीपी में कॉमन रेशियो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये जीपी का स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब आ जाते हैं जीपी की बात, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आ जाते हैं इसमें इसका जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला आप देख लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आते हैं जनरल टर्म। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं, ये आप एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो। एग्जांपल ये है, ये भी ऐसे स्टेटमेंट है, ये सब आप दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं इसमें जनरल टर्म। जनरल टर्म की अगर सपोज हम बात करते हैं तो जनरल टर्म में अगर सपोज हम आए तो देखा, तो हमने मान लिया कि सबसे पहले देखो A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ये किसमें है आपका जीपी में। हमने मान लिया जीपी में है तो मतलब कॉमन रेशियो भी दिया होगा, एंड A2/A1 इक्वल टू A3/A2 डॉट 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 इक्वल टू क्या होगा, AN/AN-1 इक्वल टू, मतलब एक कॉमन रेशियो दिया हुआ है, R कैनॉट बी इक्वल टू 0। तो अब हमें जनरल टर्म डिसाइड करना है। तो जनरल टर्म्स के लिए दो रिक्वायरमेंट होगी, पहला टर्म दे दे और कॉमन रेशियो दे दिया। तो लेट हमने मान लिया, लेट A1 इक्वल टू A एंड कॉमन रेशियो क्या मान लिया, व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, कॉमन रेशियो मान लिया दैट इज इक्वल टू R। फर्स्ट टर्म A मान लिया और कॉमन रेशियो क्या मान लिया, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R। अब आते हैं जनरल टर्म डिसाइड करने, तो नाउ तो देखना, सबसे पहले देखो A1 इक्वल टू क्या है, A है, A1 इक्वल टू व्हाट इज A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, A2 आप देख रहे होगे कि कॉमन रेशियो है R, मतलब A2 मतलब A1 में R मल्टीप्लाई करेंगे तब ना A2 आएगा, तब ना A2/A1 इक्वल टू R होगा। तो A2 क्या होगा, AR। सिमिलरली अगर A3 लिखेंगे तो A3 जैसे इसमें R मल्टीप्लाई करोगे AR², तो डॉट 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 AN क्या होना चाहिए। तो आप एक सिंपल सा लॉजिक और एक सिंपल सा पैटर्न दे, R एक फर्स्ट टर्म है तो कॉमन क्या होगा फॉर्मूला, AR1-1, सुनना मेरी बात। सेकेंड टर्म है AR2-1, थर्ड टर्म है तो AR, यहाँ 3 है तब ना यहाँ 2 आया, एक पावर घट गया, तो यहाँ डॉट डॉट अगर n है तो क्या होगा, AR एक क्वांटिटी से घट जाएगा तो AR क्या होगा, n-1। तो दिस इज द जनरल टर्म। जनरल टर्म कहां से देखे, पहला फ्रॉम बिगिनिंग, पहला ये हमने जनरल टर्म कहां से कैलकुलेट किया, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग हमने ये जनरल टर्म डिसाइड किया। तो व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ जीपी, AR⁻n-1। और अगर ये क्लियर होगा तो फ्रॉम एंड भी हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, जनरल टर्म फ्रॉम एंड, क्योंकि पता है कि अगर हमें mth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो कौन सा नंबर वाला टर्म होगा, शुरुआत से। अगर mth टर्म एंड से अगर देखना है तो बिगिनिंग से कौन सा नंबर वाला टर्म होगा, कैसे लिख सकते हैं, AN-M+1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है। mth टर्म फ्रॉम एंड देखना है तो बिगिनिंग से कौन सा नंबर वाला टर्म होगा, तो बिगिनिंग से n-m+1th टर्म होगा फ्रॉम बिगिनिंग। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट अगर क्लियर होगा तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, AR, n की जगह इसमें क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे n-m+1, तो क्या लिखेंगे n-m+1, और यहाँ क्या लिखेंगे -1, तो ये कैंसिल हो गया। तो दैट इज AMS टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू AR⁻n-m, मतलब ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। इसको याद ना भी रखो, बस इसको याद रखो तो ही पता चल जाएगा कि अगर mth टर्म फ्रॉम एंड अगर आपको कैलकुलेट करना है, बिगिनिंग जैसे तो कैलकुलेट कर दिया तो सिंपल था, डायरेक्ट पैटर्न बना दिया AR⁻n-। अगर एंड कैलकुलेट करना है तो शुरुआत से कौन सा नाम वाला टर्म होगा बस उसको देख लेना है, जो अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया। तो अगर mth टर्म फ्रॉम एंड है तो बिगिनिंग से कौन सा नाम वाला टर्म होगा, AN-m+1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और बिगिनिंग का तो फॉर्मूला पता ही है, तो बस n की जगह उठा के क्या रख दिया, n-m+1, तो कैंसिल होके फाइनली mth टर्म फ्रॉम एंड क्या आ गया, AR⁻n-1। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, और m क्या है जहां से आपको काउंट करना है। आई थिंक ये भी पॉइंट क्लियर होगा। इसी को बोलते हैं हम जनरल टर्म फॉर जीपी। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जरा पेन चलाइए।
लिख लिया होगा। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं जो आपका इससे रिलेटेड होगा, जीपी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स पे आते हैं जो जनरल टर्म से रिलेटेड है। उसके बाद में सम ऑफ एन टर्म्स को आपको देखेंगे। चलो देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अभी असाइनमेंट नहीं दे रहा, असाइनमेंट फाइनली जब सम ऑफ एन टर्म्स बता दूंगा तो कुछ क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के तौर पे शेयर। चलो पहले जीपी का पहला एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है इन अ जीपी, सुनना मेरी बात, इन अ जीपी T3 equal to 2, T3 equal to 2, in a GP T3 equal to 2 and T6 equal to 1 by 4, find T10। तो find T10। तो बोल रहा है किसी जीपी में थर्ड टर्म 2 है और छठा टर्म 1 by 4 है, तो 10वां टर्म क्या होगा इसको फाइंड आउट करना। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर है तो अब आप देखो क्या हुआ। फर्स्ट थर्ड टर्म 2 है, सिक्स टर्म 1 by 4 है, तो 10th टर्म क्या होगा। तो आते हैं इस पे। तो ना इसको सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले जीपी का कोई भी टर्म डिसाइड करना है तो हमें दो रिक्वायरमेंट है, समझे। दो रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो जीपी का पहला टर्म हमें चाहिए, ए चाहिए, जनरल टर्म की बात करते हैं। आर चाहिए, आर क्या है आपका, उसका कॉमन रेशियो। और जो नंबर वाला टर्म है वो तो एन तो चाहिए ही चाहिए। तो बस उसकी बात है। तो एन तो दिया हुआ है, हमें मेनली कैलकुलेट करना है ए और आर। तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो में मान लेता हूं, एंड कॉमन रेशियो हमने मान लिया दैट इज इक्वल टू आर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन रेशियो आर मान लिया। तो नाउ अब जो गिवन है वो उस पे मैं आता हूँ। नाउ गिवन जो डेटा हमारे पास है वो क्या है, दैट इज T3 इक्वल टू 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर टू द पावर एन माइनस 1, 3 माइनस 1 तो ए आर स्क्वायर होगा ना। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। और देखो T6 क्या दिया हुआ है, T6 इक्वल टू दिया हुआ है 1 by 4। इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर 5, 6 माइनस 1 क्या होगा 5। तो दैट इज T6। तो T6 इक्वल टू ए आर टू द पावर 5 और T3 इक्वल टू ए आर स्क्वायर। तो अगर यहां तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा तो बस 2 और 1 को डिवाइड कर दो। 2 डिवाइडेड बाय 1 तो 5 और 2 कितना आ गया, 3 है और 6 तो क्यूब आ गया ना। तो देखिए आर क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 1 by 4 बाय 2, तो यानी कि 1 by 8 आ गया। तो 1 by 8 को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 1 by 2। और फ्रॉम अगर 1 की मैं बात करूं तो फ्रॉम 1 तो ए क्या हो जाएगा, ए इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 1 by 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है। तो ये 1 by 4 आ गया। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फ्रॉम 1 ए इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया, और ए है 8 और आर है 1 by 2। तो अगर यहाँ तक अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो हमें चाहिए T10। तो T10 को क्या लिख सकते हैं, ए आर टू द पावर 9। तो मतलब T ऑफ 10 इज इक्वल टू ए आ गया 2, सॉरी ए है आपका 8 और आर है 1 by 2, तो 1 by 2 टू द पावर 9। तो दैट इज द आंसर। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो। तो यही आंसर, तो आंसर में आ गया दैट इज इक्वल टू 1 by 64 या जो भी आएगा आंसर उसे चेक करेंगे। ये यहाँ तक क्लियर है। तो T3 इक्वल टू 2 है, T6 इक्वल टू 1 by 4 है, तो आपको T10 निकालना चाहिए। बन गया ये क्वेश्चन आपका पहला प्रॉब्लम है। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। अब आते हैं इसके सेकेंड प्रॉब्लम, सुनना मेरी बात। एक और क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन मैं देखूंगा, उसके आगे मैं फिर सम ऑफ एन टर्म्स पे आऊंगा। पहले छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कैसे करना है। फिर सबके मिक्स फॉर्मेट में प्रॉब्लम आऊंगा जिसमें थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, थोड़ा दिमाग भी लेगा। तो धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे आप मेरे साथ चलते चलिए और टाइम पे लेक्चर देख लीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट, ठीक है। तो चलिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, सुनना मेरी बात। इफ पीएफ कॉमा क्यूएफ एंड आरएफ PF, QF and RF terms, PF, QF and RF terms of a GP, RF term
of a GP. PS, QS and RS terms of a GP are X, Y and Z. Are X, Y and Z respectively. X, Y and Z respectively. Then prove that given है x to the power q minus r into y to the power r minus p into z to the power p minus q, this is equal to 1. ये आपका क्वेश्चन है जिसको हमें प्रूव करना है कि ये क्वांटिटी क्या होगा. हमें प्रूव करना है कि ये वाला क्वांटिटी 1 होगा. अब आप सोचो कि इसको कैसे प्रूव करेंगे. सबसे पहले आपको ध्यान आएगा कि कैसे कैलकुलेट करें. ये आपका क्वांटिटी 1 आपको प्रूव करने बोल रहा है. तो अब इसके सॉल्यूशन में मैं आता हूँ. सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसके जो डेटा है उस डेटा पे गौर करो. डेटा गिवन है ना, PS, QS and RS term. PS, QS and RS term of a GP. So PS, QS and RS term of a GP is something जो भी डेटा है. तो जो डेटा है उस डेटा के हेल्प से हम बात करेंगे. x to the power q minus r, y to the power r minus p और z to the power p minus q equal to 1. तो P1 टर्म, Q1 टर्म और R1 टर्म GP का क्या है, XYZ. तो GP का टर्म्स XYZ दिया हुआ है, बट हमें इसमें पहला टर्म और कॉमन रेशियो नहीं पता है. तो हमें पहला टर्म और कॉमन रेशियो मानना होगा. पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ R ऑलरेडी यूज है, तो कॉमन रेशियो को हम R नहीं मानेंगे कि वो R और ये R कहीं सेम नहीं है, डिफरेंट है. इसलिए हम कोई ऐसा टर्म्स मानते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो. तो सबसे पहले A तो इन्वॉल्व नहीं है, तो लेट हमने माना A1 इक्वल टू A, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ GP, दैट इज द फर्स्ट टर्म. हमने ये मान लिया कि दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ GP, ये हमने मान लिया. और कॉमन रेशियो मैंने मान लिया, कॉमन रेशियो इक्वल टू कैपिटल R मान लेते. कॉमन रेशियो कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r ऑलरेडी यूज. अब नाउ जो डेटा गिवन है उस डेटा का मैं यूज करता हूँ स्टेप बाय स्टेप. तो देखो क्या PS, तो क्या AP इक्वल टू क्या है, इक्वल टू x है. AP इक्वल टू x मतलब क्या हुआ, AP मतलब क्या हुआ, स्मॉल a r टू द पावर p माइनस 1. यहाँ तो कोई डाउट. APS इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, a इंटू कॉमन रेशियो पावर n माइनस 1, n की जगह क्या है, p. ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है जो गिवन है. सिमिलरली AQ इक्वल टू क्या है, AQ इक्वल टू y है. तो फॉर्मूला लगाते हैं AR टू द पावर q माइनस 1 दैट इज इक्वल टू y. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये भी ठीक है. तो थर्ड दिया हुआ AR, यानी RS टर्म इक्वल टू क्या दिया हुआ, Z दिया हुआ, दैट इज A. ठीक है, कैपिटल R टू द पावर R माइनस स्मॉल r माइनस 1 इक्वल टू क्या है, Z. ये 3 इक्वेशन हमारे पास है, पहला, दूसरा और तीसरा. आई थिंक ये तीनों इक्वेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी. अब हमारे पास जो डेटा गिवन है उस डेटा का मैं यूज करता हूँ कि PS, Q और RS टर्म ये है. आपको बोल रहा है कि x टू द पावर q माइनस r, y टू द पावर r माइनस p और z टू द पावर p माइनस q का वैल्यू क्या प्रूव करने बोल रहा है, इसका वैल्यू प्रूव करने बोल रहा है 1. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS. LHS से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम LHS अगर लें, LHS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर q माइनस r इंटू वाई टू द पावर r माइनस p इंटू z टू द पावर p माइनस q. ये है LHS. तो इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो बस कुछ नहीं करना है, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 to and 3 इस तीनों का यूज करेंगे LHS में. तो x की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू भी पता है और z की वैल्यू भी पता है. तो इसमें x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं. x की वैल्यू क्या है, AR p माइनस 1. कंप्लीट पे पावर क्या होगा, x कंप्लीट पे पावर होगा q माइनस r, x टू द पावर q माइनस r. y की वैल्यू क्या है, इनटू a कैपिटल R q माइनस 1. कंप्लीट पे पावर क्या होगा, r माइनस p. ठीक है, इनटू थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है AR. AR क्या है, तो a कैपिटल R स्मॉल r माइनस 1. पावर क्या होगा, स्मॉल r माइनस 1, पावर होगा p माइनस q, दैट इज पावर p माइनस q. आई थिंक यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तो बस अब कैलकुलेशन ही तो करना है. a टू द पावर q माइनस r, a टू द पावर r माइनस p और a टू द पावर p माइनस q. यहाँ से देखोगे तो ऐसा आ जाएगा, a टू द पावर, देखना
क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है, इंटू आर टू द पावर, सुनना मेरी बात, आर टू द पावर क्या आ जाएगा, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ठीक है, प्लस इस पे क्या हो जाएगा, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस क्या आ जाएगा, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। तो ये सब कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एलएचएस जो मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू ए टू द पावर जीरो इंटू आर टू द पावर जीरो, सब कैंसिल हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके सब कैंसिल हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू वन, और वन क्या है आपका, आर एच एस, मतलब प्रूफ हो गया ना, हैंस प्रूफ। तो मतलब समझ में आई बात, हमने क्या किया, तो सब पहला टर्म और कॉमन रेशियो मान करके प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया और चीजें आपके सामने। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगी आपको बात, समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया। तो चलिए फटाफट इस दोनों को स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और फिर आपको सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूला पे आ जाऊंगा। तो चलिए नोट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मैं आता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। 3 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया, असाइनमेंट वाइज प्रॉब्लम दूंगा और आप लोगों के लिए असाइनमेंट बस इस लेक्चर से पहले साथ असाइनमेंट तो मिल ही गया होगा। अब जो जो आप लोग को बताया है या जो जो आप लोग को मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म किया है, या आप ऐसा कोशिश करना कि फिजिक्स का जो पहला जो असाइनमेंट मिला है आपका, द फर्स्ट असाइनमेंट, उसमें आप एक्सरसाइज 1 बना लेना और जहां तक आपसे बन पाए, जहां तक मैंने बता दिया वहां तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं एक आप लोग को अरिहंत का भी अरिहंत का भी जो सेशंस का जो प्रॉब्लम था, उस सारा प्रॉब्लम्स को मैंने असाइनमेंट बना के आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो आप लोग की कोशिश ये रहेगी कि एक एक करके सारे सेशंस को कंप्लीट कर। तो आपको ये अरिहंत का सेशन और एक असाइनमेंट, ये दोनों आपको मेरे साथ बनाना है, इसमें कोई एक और बट नहीं, इतना आप मेरे साथ एक एक क्वेश्चन बना के फिर इसका फाइनल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो बनाना होगा बना के लीजिएगा, ठीक है। तो चलो जितना आपको दिया है उतना करते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबकी सब देख ही रहे होगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ, कुछ क्वेश्चन और निकलेगा तो देखा जाएगा, पहले जो बन रहा है वो क्वेश्चन में देख लेता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, ये भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सुनना मेरी बात। दिया है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, इफ द फर्स्ट if the first term of a GP be 5, first term of GP be 5 and common ratio जो आपका दिया हुआ है and common ratio B5, ठीक है, find which term is then find which term is 3125, then find which term is 3125, कौन सा टर्म 3125 है। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे तो इसमें हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा आप लोगों को, फिर भी चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, करना चाहिए क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, आपको जनरल टर्म के बारे में थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ तो बताना तो है ही। तो सुनिएगा मेरी बात। पहला टर्म दिया हुआ है 5, कॉमन रेशियो दिया हुआ है 5, तो ये ऐसे ही है, तो एनएस डायरेक्ट फॉर्मूला दिया ना, ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है और आर इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो मान लिया ए एन इक्वल टू क्या मान लिया 3125। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर आर क्या है 5 टू द पावर n माइनस 1, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, तो आप बना लोगे ना। तो ये देखो 625 आ गया, तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, तो 5 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 625, और ये कितना होता है 5 टू द पावर 4 होता है, क्योंकि 25 into 25 इक्वल टू 625, दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4, मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 4,
इसमें मैं क्या बनाऊं, इतना सिंपल क्वेश्चन मैंने उठा लिया, चलो कोई नहीं। कुछ कुछ होता है, मतलब अप्रोच तो आपको पता चल गया कि करते क्या है। हमने ये बताया कि करते क्या है प्रॉब्लम्स में। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप करोगे क्या, तो आपको समझ में आ गई बात कि आप करोगे क्या। तो पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रही है सारी बातें। तो चलिए इसको फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो और इस पॉइंट्स को क्लोज करते हैं। अब मैं उठाऊंगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स में बताऊंगा, फिर प्रॉब्लम डिस्कशन करूंगा, सम ऑफ एन टर्म्स और प्रॉब्लम्स क्या उसके मैं थोड़ा हाईलाइट्स में थोड़ा कुछ क्वेश्चन हाईलाइट्स बताऊंगा। अगर सही रहा तो फिर मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो देख लेता हूँ कहाँ तक हो पाता है। तो देखिएगा, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, तो हेडिंग डालिएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। अब इसमें देखो फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूं, फिर फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं उसके अप्रोच को बताता हूं। देखो इसमें सम ऑफ एन टर्म्स पहले देखूंगा, फिर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स भी पॉसिबल है। इनफाइनाइट टर्म्स भी पॉसिबल है, एन टर्म्स तो पॉसिबल है ही। तो देखते हैं इनफाइनाइट टर्म्स में क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं। देखते, अगर जीपी सम ऑफ एन टर्म्स मतलब क्या हुआ, एस एन कैलकुलेट करना, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 कहाँ तक गया AN। इन शॉर्ट अगर लिखे हैं तो कैसे लिख सकते हैं, A कॉमन रेशियो R मान लिए AR प्लस AR स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ से लिखेंगे AR टू द पावर N माइनस 1, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है AR टू द पावर N माइनस 1 बाय R माइनस 1, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ SN। So this is the sum of n terms of GP. This is the formula of SN. यानी कि sum of n terms of GP का फॉर्मूला ये होता है A R to the power n minus 1 by R minus 1। ये याद रखना कि यहाँ R cannot be equal to 1 होता है, क्योंकि R अगर 1 ले लोगे तो ये फॉर्मूला इनवैलिड हो जाएगा, और अगर R 1 रहेगा तो वो सीक्वेंस में सारा टर्म्स इक्वल हो जाता है। तो वो AP में भी होता है, वो GP में भी होता है। तो सारा टर्म्स इक्वल है तो जीपी में भी एक ऐसा एक यही एक सीक्वेंस होता है जो एपी जीपी दोनों में होता है। आगे पढ़ोगे तो एचपी में भी होता है, क्योंकि उसमें सारा टर्म्स इक्वल होगा, डिफरेंस भी 0 है तो एपी में है, कॉमन रेशियो 1 है तो भी एपी में। तो अभी यहाँ बोला कि ये फॉर्मूला आर नॉट इक्वल टू 1 के लिए वैलिड है, आर इक्वल टू 1 देंगे तो सारा टर्म्स इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल है, ए इक्वल ए 5 बार ऐड करो तो क्या होगा 5 है, ए एन बार ऐड करो तो क्या होगा एन। मैं फॉर्मूला के बाद फिर से अच्छे से क्लियर कर दूंगा, पहले देखता हूँ और ठीक है। पहले इसके प्रूफ में आता हूँ, ठीक है। तो प्रूफ में आता हूँ, तो देखो इसके प्रूफ की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले इसके प्रूफ की अगर सपोज मैं बात करूँ तो कैसे करेंगे प्रूफ, तो सुनना मेरी बात। तो पहले ये फॉर्मूला याद रखना AR टू द पावर n माइनस 1 R माइनस 1। जब भी ये फॉर्मूला को प्रूव करने की बात बोले तो देखो ये अप्रोच क्या करता है। सबसे पहले SN मैंने लिखा, सबसे पहले एक बार SN इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें AR स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक गए, लास्ट टर्म कितना हो गया AR टू द पावर n माइनस 1, उसके सेकंड लास्ट टर्म क्या हो गया AR टू द पावर n माइनस 2, और लास्ट टर्म क्या हो गया AR टू द पावर n माइनस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। अब हमने क्या किया, यही हमें कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया कि जस्ट इसी में ऐसे तो क्वेश्चन दिख रहा है, बोले तो इतना n टर्म्स को कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो अप्रोच क्या करता है, इस अप्रोच को मैं आगे एजीपी में भी यूज करूंगा, कुछ कुछ स्पेशल सीरीज में भी यूज करूंगा। तो याद रखो कि कभी जीपी का समेशन का फॉर्मूला आपको प्रूव करने दिया जाए, भले ये आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, आपके बस ये फॉर्मूला बस रिजल्ट याद आना चाहिए, फॉर्मूला का अप्रोच होना चाहिए, फॉर्मूला आया कहाँ से। फिर भी मैं आपको जब बता रहा हूँ तो एक एक चीजें क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए कैसे आया तो आप देखो क्या करोगे। तो पहले इसको सीरीज लिखो,
आपको अप्रोच ये है कि इसमें क्या करोगे कि इसको कैलकुलेट करने के लिए इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है, क्या है कॉमन रेशियो इस जीपी का, द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी इज इक्वल टू आर। तो इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है उस कॉमन रेशियो को इस सीरीज में मल्टीप्लाई करना और उसको फिर से एक बार अलग से लिखोगे। तो मान लो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सुनना मेरी बात, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो पहला टर्म क्या हो गया ए आर, दूसरा टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके आर टाइम्स ऑफ एस एन कर दो और पहला टर्म क्या बना ए आर, तो बस उसको ए आर यहाँ ना लिख के एक स्पेस आगे बढ़ा के लिखो ए आर। सेकंड टर्म क्या हो गया ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या हो गया ए आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट, ये टर्म क्या हो गया ए आर टू द पावर एन माइनस टू, ये टर्म क्या हो गया ए आर टू द पावर एन माइनस वन, और ये टर्म क्या हो गया ए आर, इस पे आर मल्टीप्लाई कर क्या होगा ए आर टू द पावर एन। ये आ गया इसका आर टाइम्स ऑफ एस एन। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत आपको होगा। मतलब हमने इसमें कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके इसको फिर से सीरीज को लिख दिया। अब इसके बाद का स्टेप है इसको दोनों को माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, इतना तो आपको करने आता ही होगा। तो गौर से देखो टर्म्स कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्लियर है, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। तो बच गया ना सिर्फ पहला टर्म और अंतिम टर्म। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो एस एन कॉमन लेंगे तो क्या बच गया वन माइनस आर, और यहाँ क्या बचा ए, और यहाँ से क्या बचा माइनस ए आर टू द पावर एन, ए आर टू द पावर एन। तो व्हाट इज एस एन, तो एस एन आ गया। अब ए अगर कॉमन लोगे माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आर टू द पावर एन माइनस वन, और यहाँ क्या बचा आर माइनस, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है। आर क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वन, और अगर आर इक्वल टू वन हुआ तो क्या होगा एस एन, अगर आर इक्वल टू वन हुआ तो ये सोचो कि एस एन क्या होगा। आर नॉट इक्वल टू वन तो मैंने पहले बताया था, आर इक्वल टू वन में मैंने एक्सप्लेन कर रखा, तो मैंने सोचा केवल लिख देता हूँ। आर अगर वन हुआ तो सारा टर्म्स ए ए ए कितनी बार हो गया ए एन टाइम्स, आर इक्वल टू वन के लिए फॉर्मूला क्या हो गया एन टाइम्स ऑफ ए, मतलब ए को 5 ऐड करो तो 5 लिखोगे ना, ए को एन टाइम्स ऐड करो तो कितना होगा एन ए। तो ये भी आपका जीपी में, ये भी जीपी में है। ये तो सिंपल कॉमन सेंस है। मेन यही है कि आर नॉट इक्वल टू वन के लिए फॉर्मूला वैलिड है, और एस एन क्या होगा ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें पॉइंट क्लियर है। यही होता है फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी और क्या मैं बता रहा हूँ वो क्लियर होगा। तो चलिए, ये हो गया सम ऑफ एन टर्म। इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए चीजें जो मैंने बता रहा हूँ वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं भी कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ जो सिलेबस में उसको इतने अच्छे से क्लियर करूँ और आपको पूरा टाइम देकर सारी चीजें बताऊँ कि आप एक बार देखो तो आपको चीजें चीजें एक बार में समझ आ जाए और आपको लगे कि हाँ भाई ये चीजें हैं, और आपको जो आगे क्वेश्चन बनाओ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे प्रॉब्लम बनने लगे। तो वही कोशिश मेरी वही रहती है। तो जैसे मैंने सम ऑफ एन टर्म्स बताया, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब मैं इसके बाद सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करूंगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मतलब इनफाइन, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट टर्म्स कहाँ से आ गया। इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में तो पता ही, कन्वर्जेंस सीरीज डाइवर्जेंस सीरीज के बारे में पता ही है, बट प्रॉब्लम ये कि इनफाइनाइट टर्म का समेशन कैसे निकालेंगे, जब टर्म्स ही काउंट नहीं कर पाते हैं तो समेशन कैसे लिखेंगे। तो उस केस में समेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, बट कंडीशन यही है कि उसमें कंडीशन सुनना, कंडीशन यही है कि आप इस तरह से सीरीज जाए कि आपका की फाइनाइट क्वांटिटी आपका समेशन है। तो उसमें कुछ कंडीशन होता है जीपी में, कंडीशन के बारे में बात करूंगा। अगर जीपी आपका सीरीज बढ़ता जा रहा है तो उस केस में आपका समेशन कैलकुलेट नहीं कर पाते, और अगर टर्म्स आपका डिक्रीज करते जाता है तो उस केस में समेशन कैलकुलेट करने के चांसेस होते हैं इनफाइनाइट। तो किस कंडीशन में हम समेशन कैलकुलेट करेंगे उसकी बात मैं करता हूँ। एग्जैक्टली उसमें जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालते हैं वो जिस वैल्यू पे आता है वो वैल्यू के अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो होता है। अप्रोक्सीमेट तो आपको पता ही है, लगभग में वो वैल्यू हो, मतलब किसी का सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स 2 आया मतलब उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इंफिनिटी हमारा एग्जैक्ट तो नहीं है, कौन सा नंबर पे पता थोड़ी है, बस इतना पता है कि अगर इनफाइनाइट तक सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। इसकी बात मैं करूंगा कि क्यों कब इंफिनिटी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है फॉर्मूला। पहले आप इसको देख, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, एस एन इक्वल टू
ए आर टू द पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, अब जो मैं आ रहा हूं वो है आपका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो अब सम ऑफ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि फिर बाद में मिटा दो तो ये ना लगे इस पर मिटा दिए। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, इसकी बात मैं करता हूँ। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में क्या होगा, बताता हूँ उसको। तो चलिए मैं एक दो पॉइंट डिस्कस करूंगा, इसको इतना रहने देता हूँ, एक दो पॉइंट डिस्कस करूंगा। एक बात सोचो, सिंपली बात, मैंने ऐसा लिख दिया, देखो लिमिट में पढ़ोगे तो वो चीज है, लिमिट इन्फिनिटी डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर n को हमने इन्फिनिटी बना दिया और 1/2 टू द पावर n, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी लिमिट में से, मतलब ये अप्रोच होता है 1/2 द पावर इन्फिनिटी डायरेक्ट लिखते हैं, लिमिट लगा देते हैं। n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि तो इन्फिनिटी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इस तरह का पैटर्न हम यूज करते हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट के बारे में आप 12th में पढ़ोगे, थोड़ा बेसिक कैलकुलस हम लोग भी 11th में बताते हैं, पर वो हमें बाद में बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा मोड़ा आपको फिजिक्स में जानने का मौका मिला होगा, तो बेसिक कैलकुलस की बात मैं आप लोगों को 11th में बताऊंगा। जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो किसी 2-3-4 क्लास में कुछ चीजें में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं उसको बता दूंगा। उसमें भी थोड़ा लिमिट का कंसेप्ट मैं यूज करूंगा। अभी बस याद रखना कि इन्फिनिटी पे जा रहे थे तो ऐसा लिखा, मतलब n इन्फिनिटी के पास, तो 1/2 दी पावर n की वैल्यू क्या हो, ये है। और एक ऐसा लिख दिया, लिमिट अगर n इन्फिनिटी है तो 2 टू दी पावर n की वैल्यू क्या है। तो सोचो, देखो मैंने आपको बताया था 2 पे पावर इन्फिनिटी क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 2 को इन्फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो इन्फाइनाइट टाइम्स में वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा ना, उसको भी इन शॉर्ट हम इन्फिनिटी से ही लिख देते हैं, ये तो क्लियर होगा। मतलब 2 टू दी पावर इन्फिनिटी इन्फाइनाइट है, मतलब नॉट डिफाइंड है। बट अगर यही 1/2 दी पावर इन्फिनिटी लिख दो, इसको ऐसा लिख सकते हो 1 टू दी पावर इन्फिनिटी बाई 2 पे पावर इन्फिनिटी, और 1 टू दी पावर इन्फिनिटी तो 1 है, और 2 पे पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो दिख रहा है कि ये जीरो के अप्रोच करेगा। अगर मान लो कि 1/2 पे पावर इन्फिनिटी दिया तो वैल्यू जीरो आया। सिमिलरली अगर -1/2 पे इन्फिनिटी दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं -1 टू दी पावर इन्फिनिटी बाई 2 पे पावर इन्फिनिटी। ये ऊपर वाला क्वांटिटी चाहे 1 होगा चाहे -1 होगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, तो ये क्वांटिटी फाइनाइट है, 1 या -1 और -1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। अंडरस्टूड है, ये फिर से क्या होगा, जीरो। मतलब कह रहे हैं अगर बेस जो है 0 से 1 के बीच में है, यानी 1/2 दे दिए, 1/3 दे दिए, 1/5 दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो उस केस में उस पर पावर देते हैं तो जीरो होता है। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि अगर अगर 0 to 1 है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a टू द पावर n, ये जीरो होगा। या फिर a अगर आपका -1 से 0 है तो इस केस में भी ये केस होता है। मतलब वैलिड किसके लिए, यानी दैट इम्प्लाइज a कहां से कहां तक होगा, a -1 से +1 है तो उस पर पावर इन्फिनिटी देंगे तो वैल्यू क्या हो जाता है, हमेशा जीरो। जस्ट यही कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। यानी कि जब फाइनाइट क्वांटिटी कब गेन करता है, जब पावर इन्फिनिटी होता है तभी गेन करेगा ना, जब आपका बेस क्या होगा 0 to 1। तो यहीं से उसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो देखो नाउ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का कंडीशन भी यहाँ से जनरेट हो जाएगा। तो देखो Sn को मैं ब्रेक कर दिया, तो Sn को ऐसा लिख सकता हूँ AR टू दी पावर, देखिए फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर दिया, AR टू दी पावर n बाय r -1 और प्लस a बाय 1 माइनस r, आई डोंट थिंक माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 माइनस r हो गया। अगर मुझे यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इन्फिनिटी ना, तो मतलब लिमिट n को किससे अप्रोच, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी होगा। n को किससे अप्रोच करा है, इन्फिनिटी को, इसको क्या लिख दिया Sn, इसको क्या लिख दिया लिमिट, दोनों साइड लिमिट लगा दी, मतलब n को हम इन्फिनिटी के पास ले गए। तो लिखने का तरीका डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं लिख देते हैं, लिमिट लगा के बताते हैं कि भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट का मतलब होता है n का जो लिमिटिंग वैल्यू है, वो लिमिट जो है वो इन्फिनिटी, n जो है इन्फिनिटी के पास है। तो अप्रोच करने का तरीका इस तरह होता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने में इस तरह हम यूज करते हैं।
आगे इस पर डिटेल तो बता ही रखा है कि लिमिट एक टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है जो आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये बस थोड़ा देख लो, समझ लो, कॉमन सेंस से, ऐसा कोई कंफ्यूजिंग बात हम बोल ही नहीं रहे हैं जो आपको कंफ्यूज करे। तो बस सुन लीजिए और कुछ कुछ चीजें दिमाग में सेट रखिए, आगे जब डिटेल में पढ़ा जाएगा तो और अच्छे से देखेंगे। अभी जो लिख रहा हूँ बस उसको देखो, ए आर टू द पावर एन बाय आर माइनस वन प्लस ए बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस आर। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज एस इंफिनिटी। अब बताओ ये एन इंफिनिटी कब होगा, फाइनाइट कब होगा, जब आपका सोचो ये अगर आर का वैल्यू, मेरी बात सुनना, आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो गया तो क्या होगा, इंफिनिटी गेन करेगा, क्योंकि 0 to 1 मतलब ये तो हो गया -1 to 1। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा ना, मतलब अनडिफाइंड होगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये हमें यूज करना है। फाइनाइट कब गेन कर रहा है, जब आर का फॉर्म बेस कितना होगा -1 से +1। तो याद रखना सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो लाइंग बिटवीन -1 to +1। यस, कॉमन रेशियो कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 to +1, क्योंकि अगर इससे बाहर होगा तो ये क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब याद रखिएगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर डिफाइंड हो इन दैट केस द कॉमन रेशियो मस्ट लाइन बिटवीन -1 to +1, क्योंकि उससे बढ़ा दोगे तो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा और इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी ही रह जाएगा जो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। उस केस में हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वो अनडिफाइंड कहलाए। इसीलिए कॉमन रेशियो को हमने -1 to +1 दिया। और इस केस में पता है कि इस केस में हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि इसकी वैल्यू r टू द पावर n क्या हो जाएगा 0 यहां से, और ये क्या हो जाएगा a बाय 1 माइनस आर। ऐसा हमने क्यों लिखा, रीजन इसलिए लिखा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r टू द पावर n जो होता है ये 0 के अप्रोच होता है। रीजन ये होता है कि मॉड ऑफ r क्या है <1, मतलब r -1 to +1, तब यही है। तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एस इंफिनिटी का फॉर्मूला आ जाएगा a बाय 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, याद रखना कि सम ऑफ इनफाइनाइट स्पेशली एस इंफिनिटी इज पॉसिबल। मैं अलग से फिर से बोल दे रहा हूं, इफ मॉडुलस ऑफ r <1, मतलब कॉमन रेशियो अगर -1 से +1 हो तभी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कभी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैलकुलेट करने देगा, बोलेगा इफ पॉसिबल देन कैलकुलेट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो उसका कहने का मतलब है कि उसी केस में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है जहां पॉसिबल हो। तो पॉसिबल कब होगा, जब कॉमन रेशियो -1 से +1 होगा। आगे के लिए क्या होगा, जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा कर देंगे तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड वाला पैटर्न आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट। तो आपको मेरी बात समझ में आई। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का डायरेक्ट फॉर्मूला a बाय 1 माइनस आर। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला आ जाएगा a बाय 1 माइनस आर। तो आई थिंक ये सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा, पॉइंट समझ में आई होगी मेरी बात। इसको मैं 4 स्टार दूंगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है पर आपको याद रखना है, ठीक है। चल फटाफट पेन चलाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने ले लिया। तो चलो, ये तो फॉर्मूला हमने जो थर्ड डिस्कस आप लोगों को कर दिया, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, और आई थिंक यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर भी होंगी। अब मैं इस पे क्वेश्चन पे आता हूँ। तो फॉर्मूला आपको अभी याद रखना होगा, ये है पहला फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स का, ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ये दो चीजें आपको याद रखनी होंगी। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन, पहले सिंपल कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट दूंगा और फिर वो आप बना के रखिएगा, तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करके एक 5-6 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट आप लोग को अभी शेयर करूंगा, और उससे कोशिश कीजिएगा कि इमीडिएट बना लें कि नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं उसे इमीडिएट डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। सिंपल पहले समेशन देखते हैं, फिर थोड़ा उससे हटके कुछ उससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और फिर आएंगे हम इसके हाईलाइट। तो पहले कुछ क्वेश्चन अभी मैं देख लेता हूं,
फिर हाईलाइट्स की मैं बात करूंगा, फिर असाइनमेंट डिस्कशन की मैं बात करूंगा। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आ जाती है, सबसे पहला क्वेश्चन सम ऑफ एन टर्म्स का। सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं देखता हूँ ना। मान लो एक सीरीज दे दिया, चलो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। मान लो सम ऑफ एन टर्म्स बोल दिया, सीरीज ऐसा बोल दिया 2 + 4 + 8 + 16 डॉट 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 अप टू एन टर्म्स। इसका फॉर्मूला, इसको बोला सम ऑफ एन टर्म्स, तो फॉर्मूला पे एडजस्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला टर्म क्या है, 2 है, कॉमन रेशियो भी क्या है, 2 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू एन। तो ये फॉर्मूला क्या लिखोगे, ए की जगह क्या ले 2, आर की जगह क्या है 2 टू द पावर n - 1 बाय 2 - दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स। यहां तक तो आपको क्लियर होगा। मान लो इसी में क्वेश्चन ऐसा दे दिया, एन इक्वल टू ऐसा लिख दिया, x प्लस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स नहीं दीजिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 अप टू एक्स टू दी पावर एन। तो ये देखो, ये भी एक जीपी का समेशन है। तो इसके केस में पहला टर्म क्या हो गया, a इक्वल टू एक्स और r इक्वल टू एक्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो उससे क्या होगा फॉर्मूला, a एक्स, r भी x है तो x टू द पावर n - 1 बाय x माइनस। सिंपल सिंपल क्वेश्चन अभी मैंने दिखाया है कि भाई सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला कैसे यूज करोगे। इसी तरह एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऐसा बोल दिया, लिख दिया 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 डॉट 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 अप टू बोल दिया एन टर्म्स तक सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करने सपोज आपको दे दिया। तो ये भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखो कि पहला टर्म क्या हो गया, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस 1, और कॉमन रेशियो क्या है 1/2। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी डिस्कशन करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कॉमन रेशियो 1/2 के लिए वैलिड है, क्योंकि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जब जीपी तभी होता है जब कॉमन रेशियो कहां से कहां होगा, तो कॉमन रेशियो होगा -1 टू +1। तो जस्ट उसकी मैं बात करता हूँ, पहले इसको सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। ए r टू दी पावर n -1 बाय r -1, ये आ गया। अगर इसी में अगर हमने बोल दिया n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Sn बोल दिया, तो मतलब s इंफिनिटी बोल दिया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं a/1 - r, दैट इज a क्या 1 डिवाइड बाय 1 - 1/2, दैट इज 1/2, आंसर क्या होगा 2। मतलब इसके केस में सम ऑफ इंफिनिटी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, मतलब फॉर्मूला यूज कैसे करना वो आपको पहले पता होना चाहिए, फिर तब ना आगे की बात करेंगे। जब तक आप फॉर्मूला नहीं सीखोगे यूज करना, कैसे कैसे क्या गिवन है, तब तक आगे की बात करना बेकार है। ये कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने दिखाया कि सम ऑफ एन टर्म्स का कैसे यूज करते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का कैसे यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं, सुनना मेरी बात, कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं, उस पर देखते हैं। ठीक है, मान लो अब गिवन है, प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, पर वही है कि थोड़ा हाईलाइट बता देते तो ज्यादा बेहतर होता। चलो चलो कुछ क्वेश्चन अभी और एक दो क्वेश्चन देख के फिर मैं आगे की बात करता हूँ। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सम ऑफ इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं यहीं से लिखता हूँ, मतलब सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया 9 + 99 + 999 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितना टर्म्स है बोल दिया, इसका समेशन निकाला। एग्जैक्टली जीपी के बेस पे ही क्वेश्चन था, इसलिए इसको दे दिया है। अब जीपी में है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे। तीसरा दे दिया 3 + 33 + 333 डॉट डॉट डॉट, कहाँ पे दे दिया, एन टर्म्स तक, ये कैलकुलेशन करने दे दिया। दो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका है 0.9 + 0.99 + 0.999 डॉट डॉट डॉट, ये भी बोल दिया अप टू एन टर्म्स तक कैलकुलेट करना। ये 3 प्रॉब्लम आपको दे दिया, बोल दिया कि ये कैलकुलेट करे कि इसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद मैं फिर कुछ हाईलाइट्स बता करके आपको क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। मान लो ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, अभी मैंने जितना बताया उसी पर बेस है। तो देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले पहला सॉल्यूशन की बात करते हैं, सुनना मेरी बात, सॉल्यूशन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर सपोज हम देखें तो दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है 9 + 99 + 999। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एसएन कैलकुलेट करना। एसएन क्या है, 9 + 99 + 999, ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू कहां तक गया, अप टू एन टर्म।
मतलब ये समेशन कैलकुलेट करने बोला था। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, टारगेट कैलकुलेट करने बोला था। देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, टारगेट है, अब देखोगे किसी सीरीज में आइडेंटिफाई हो रहा है, एपी में तो नहीं है, जीपी में भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो 11 है, इसका रेशियो 11 नहीं है, प्रॉब्लम तो हो गया। 11 है, देखो तो 99 इंटू 11 तो कितना आ गया, हाँ 11 तो आ गया, मतलब ये लगता है जीपी में है क्या। अगर मैं बात करूँ तो 99/9 तो 11, 99/9 तो क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू, फिर से आ गया 11 तो नहीं, ये जीपी में नहीं, तो रेशियो फिक्स नहीं है। अब चेक कर लो, सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ तो 99/9 इक्वल टू 11 है, और 999/99 ये 11 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 11 के इक्वल ये, दिस इज नॉट इक्वल टू 11, नॉट इक्वल टू दिस, मतलब ये जीपी में, नॉट इन जीपी, ये नॉट इन जीपी की बात करें, मतलब सीक्वेंस आपका जीपी में नहीं है। मतलब सीक्वेंस अगर आपका जीपी में नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करें, ना एपी में है ना जीपी में है। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन का पैटर्न बताता हूँ, सब मेरे सॉल्यूशन को गौर से देखना। जब भी इस तरह का पैटर्न है तो ये स्पेशल पैटर्न है जो आपको याद रखना होगा, 9 प्लस 99 प्लस 999। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि ये एक पैटर्न है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 10-1, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसको एक फॉर्म में, ये एक प्रोसेस है जो आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम फॉर्मेट में गिवन होगा, इस फॉर्मेट प्रॉब्लम को भी ये की कंसेप्ट है, मतलब ये मदर प्रॉब्लम है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा दिमाग रखना होगा, इसको कैसे अप्रोच करते हैं, फिर इस पैटर्न पे आपको प्रॉब्लम होगा तो कन्वर्ट करके इस पैटर्न में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 को लिख सकते हैं ना 10-1, तो 99 को क्या लिख सकते हैं 100-1, 999 को क्या लिख सकते हैं 100 को लिख सकते हो 10 स्क्वायर कर देते, थोड़ा छोटा लगेगा, 10 स्क्वायर -1, 9 लिख सकते हैं 10³ -1, डॉट 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 एन टर्म्स, मतलब क्या हुआ 10 टू द पावर n-1, 10 टू द पावर n-1। यहाँ तक आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगा। ये आ गया आपका सम ऑफ एन टर्म्स का प्रॉब्लम। तो देखो सम ऑफ एन टर्म्स, अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। सबसे पहले लिख दिया 10, दूसरा हो गया 10 स्क्वायर, तीसरा हो गया 10³ डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया 10 टू द पावर n, ठीक है 10 टू द पावर n, ठीक है, और 1 कितनी बार हो गया माइनस, ये आ गया 1 + 1 + 1, ये डॉट डॉट कितने बार, ये हो गया अप टू n टाइम्स। ये आपका क्या हो गया, तो Sn इक्वल टू, देखो ये जीपी में है, तो जीपी में है तो पहला टर्म जीपी का 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a r टू द पावर n-1 बाय r-1 अब प्लस, प्लस की माइनस, ये माइनस है ना, तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कहाँ है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। इसको एक लाइन और कैलकुलेट कर लिख लो, तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगा कि इसमें इस प्रॉब्लम में मैंने किया क्या। तो देखो ये 999 वाले फॉर्मेट को मैंने जीपी वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया यूजिंग दिस 10-1, 10 स्क्वायर -1, 10³ -1, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको होगा। तो क्लियर है ना पहला नंबर प्रॉब्लम, ये है पहला नंबर प्रॉब्लम। दूसरा भी आपसे बन जाएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद आप बनाना। ये सारा प्रॉब्लम आंसर में नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको अप्रोच बता दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान होगा। तो दूसरा देखो क्या हुआ, दूसरा को भी पहले में कन्वर्ट करना है। तो दूसरे वाले प्रॉब्लम में क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे, लिया 111, अब 3 कॉमन लिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो फिर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब इसका जो आंसर होगा, इसमें 3/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब इसमें सबसे पहले 3 कॉमन लेना है और फिर 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ये भी बन जाएगा। और ये तीसरा आप ट्राई कीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम आंसर में किसी का नहीं लिख रहा हूँ, ये सिंपल है। आप आंसर एन के फॉर्म में होगा तो कैलकुलेशन आप बस पैटर्न जैसे बना वैसे ही दिख गया। तो पैटर्न अगर किसी को दिक्कत होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में पैटर्न डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो आप डाउट से पूछ लेना। तो सिंपल है, ये आपका ये सारा प्रॉब्लम आप दिमाग में रखिएगा, और ये पैटर्न दिमाग में रखिएगा। इस पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें भी यही पैटर्न फॉलो होता है, थोड़ा दिमाग लगेगा। ये 0.9 है, ये 0.9 है, इसको लिख सकते हैं, मैं हिंट बता देता हूँ। इसको लिख सकते हैं 1.1 - 1/10, इसको 1 - 1/10 स्क्वायर, 1 - 1/10³। सोचना, तो हिंट दे दिया मैंने। अब अटेम्प्ट करके देखना, बन जाएगा। ठीक है, दो पार्ट में सीरीज हो जाएगा, पहला पार्ट 111 और दूसरा पार्ट जीपी में, हमेशा में निकालने आ ही रहा है। तो यही है आपका, मैंने कुछ प्रॉब्लम में भी डिस्कशन किया।
और आपको सारी चीजें बता दी। अब मैं कुछ चीजें अभी जीपी में बताता हूँ, कुछ हाईलाइट जीपी में डिस्कशन करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, समझे। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा हाईलाइट्स नहीं है, बस इसमें तीन तीन ही मेन हाईलाइट्स हैं और ज्यादा इसमें ऐसा कुछ करने के लिए है नहीं। एक और इसमें स्पेशल टर्म्स यूज हो जाता है, तो चलो पहले हाईलाइट्स को मैं शेयर करता हूँ। 4 हाईलाइट्स हैं, 4, ठीक है। सबको दिख रहा होगा हाईलाइट्स, मिटा दो इसको। तो पहला यही है कि अगर किसी जीपी में कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं तो सीक्वेंस फिर भी जीपी में होता है। मतलब if you multiply any constant to any gp then sequence is also in gp। देखो यही कुछ पैटर्न गिवन है ना, मतलब ये कहना यही चाह रहा है फर्स्ट जो आपका मतलब कि कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, स्टेटमेंट समझ रहा है ना। इन ईच टर्म ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अ जीपी। मतलब कुछ भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें होगा, जीपी में ही होगा, यही है। बट हाँ, प्लस और माइनस करने से ऐसा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो ये पहला जो हाईलाइट है, तो फर्स्ट हाईलाइट आपको दिख रहा होगा, तो उसको मैं अब पहला हाईलाइट आप लिख लो। और जो मैं यहाँ पर राइट साइड में कुछ पॉइंट या कुछ एग्जाम्पल के साइड से डिस्कस कर रहा हूँ, वो मतलब कुछ इलस्ट्रेट इसको कर रहा हूँ, उसको भी लिख लो। मतलब अगर A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN अगर जीपी में है, यही कहना चाह रहा है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, एक के A1 के A2 के A3 के A4 डॉट डॉट के टाइम्स ऑफ AN, तो सीक्वेंस फिर भी आपका जीपी में रहेगा, यही मैं कहना चाह रहा था। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। मल्टीप्लाई करने में सीक्वेंस किसमें चला गया, सीक्वेंस जीपी में। डिवाइड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब A1 बाई के A2 बाई के A3 बाई के डॉट 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 AN बाई के, ये सीक्वेंस फिर भी जीपी में है, ये आप याद रखिएगा। मतलब कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है तो ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना होगा कि कुछ भी मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस फिर भी जीपी में रहेगा। दिस इज द हाईलाइट नंबर 1, ठीक है, हाईलाइट नंबर 1, ठीक है। दूसरा हाईलाइट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। दिख रहा होगा आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की बात देखें, देखो छोटा छोटा पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में इसमें ख्याल रखेंगे, किसमें, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स की अगर सपोज हम बात करेंगे तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में ख्याल रखेंगे इसका आपका, जैसे कि एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में क्या ख्याल रखते हैं, तो एपी में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो एपी में जो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स हम यूज करते हैं वो क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड यार, टर्म्स में आ जाता है, मतलब एक कैलकुलेशन यूज करने के लिए हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स का यूज करते हैं। यहाँ भी वही करेंगे कि कुछ इस तरह से टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा मेरा आसान हो। तो जैसे उसकी बात करते हैं तो सुनना मेरी बात। तो देखो क्या करेंगे, जनरल सिलेक्शन कैसा होता है, एक होता है जनरल सिलेक्शन, आपको हमने ये एपी में ही बताया था। तो इसमें ऐसे कि पहला टर्म ए माने, दूसरा टर्म क्या मानोगे, ए आर, तीनों क्या मानोगे, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। इस तरह जनरल सिलेक्शन की हम बात करें, प्रॉब्लम इससे ही बनेगा, बोलेगा फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, ए आर स्क्वायर से ही बनाओ। 4 मानेगा, 4 बोलेगा तो इससे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। 5 बोल दिया तो ए आर टू दी पावर 4, मतलब ये हो गया जनरल सिलेक्शन। बट अगर हम बोला जाए कि थोड़ा कैलकुलेशन और आसान करें, जैसे आपको एपी में बताया था, तो उसमें देखो सिलेक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड टर्म सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला टारगेट होगा ऑड टर्म सेलेक्ट करना, अब दूसरा टारगेट होगा इवन टर्म सेलेक्ट करना। तो देखो ऑड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, तो देखो ऐसा करेंगे कि एपी में समीशन सिंगल क्वांटिटी आ रहा था, जीपी में हमारा टारगेट होगा कि प्रोडक्ट शुड बी अ सिंगल क्वांटिटी, प्रोडक्ट शुड बी अ सिंगल क्वांटिटी। मतलब कि अगर सबसे पहले 3 टर्म्स की बात करते हैं तो देखो इसके केस में हम 3 टर्म्स की, इसके केस में पहला टर्म ए बाय आर मानो, दूसरा टर्म ए मानो, तीसरा टर्म ए आर मानो। पहले देखो सीक्वेंस जीपी में है, ये सीक्वेंस जीपी में है विद फर्स्ट टर्म ए बाय आर और कॉमन रेशियो आर है, तो रेशियो आर, तो मतलब इस सीक्वेंस जीपी में मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब आ गया। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो 3 टर्म्स हो गया, तो सीक्वेंस जीपी में है। सिमिलरली अगर 5 टर्म्स अगर देखोगे 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स में क्या हो जाएगा, ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर और क्या आ गया ए आर स्क्वायर। तो जैसे
5 टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ 5 टर्म्स ऑड नंबर टर्म्स। मतलब एडवांटेज ये है ना कि मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ए क्यूब आ गया। सीक्वेंस जीपी में भी है, कॉमन रेशियो आर है, बट पहला टर्म ए बाय आर है। एपी में क्या होगा, पहला टर्म ए माइनस बी था। जस्ट उसी तरह से, मतलब इस तरह से जनरल टर्म सेलेक्ट किए तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। आसान मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट किया तो ए क्यूब आ गया, सिंगल टर्म्स आ गया, तो क्लियर है, 4-5 साइन में कैलकुलेशन सेव होता है। तो इसका यूज हम जनरली करते हैं। वैसे हमने पहले ही बता रखा कि इससे भी बनेगा। तो ये सब थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करने का तरीका है, आप इसको याद रखिएगा। यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो ऐसा हो गया, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में कॉमन रेशियो क्या मेंटेन किया, आर स्क्वायर आर। और अगर इवन टर्म्स में सेलेक्ट करना है, इवन टर्म्स, तो सबसे पहले 4 टर्म्स की बात करेंगे तो इसमें कॉमन रेशियो आर स्क्वायर लेंगे। देखो ऐसा लगेगा, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। गौर से देखो कितना टर्म्स है, इट हैज 4 टर्म्स। तो कॉमन रेशियो क्या हो गया, आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। फिर से मल्टीप्लाई करो, देखो ए टू द पावर 4, एडवांटेज है ना। तो ये जीपी में है, पहला टर्म ए बाय आर क्यूब हो गया, और एडवांटेज ये हो गया मल्टीप्लाई करने में सिंगल टर्म है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। इसलिए सिलेक्शन में अगर 4 टर्म इसको सेलेक्ट करने बोलता है, जनरल सिलेक्शन करते तो पहला टर्म ए मानते, ए आर स्क्वायर आर क्यूब। अगर इस तरह से कैलकुलेशन करना है तो पहला टर्म ए बाय आर क्यूब मान के ये 4 टर्म मानोगे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपका कम आएगा। सिमिलरली 6 टर्म्स की बात करते हैं, 6 टर्म्स की बात करते हैं तो ऐसा लिख सकते हो, ए बाय आर टू द पावर 5, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ठीक है, ए आर क्यूब, और क्या हो गया, ए आर टू द पावर 5। मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करो तो कॉमन रेशियो क्या मेंटेन किए, आर स्क्वायर। और नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करें तो कॉमन रेशियो क्या मेंटेन किए, आर। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, इस तरह से आप सेलेक्ट करते हैं। तो यही एक सेकेंड हाईलाइट्स में आप देख रहे होगे, आपके सामने दिख भी रहा होगा, सेकेंड हाईलाइट्स में यही सिलेक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, तीसरा एक हाईलाइट है, चलो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थर्ड हाईलाइट की मैं बात करूं, बस ज्यादा कुछ नहीं है, 2 और हाईलाइट्स हैं और उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तीसरा के बाद 2 और हाईलाइट्स हैं। ठीक है, थर्ड वन है, अगर मान लो कि एबीसी एपी में था तो क्या लिखते थे, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। एबीसी एपी में था तो तीसरा देखो क्या दिखा, एबीसी जीपी में है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एबीसी जीपी में है तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिखेगा ना, एबीसी जीपी में है, तीसरा ये नहीं, ए बी सी जीपी में है तो क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, यही नहीं लिखा हुआ है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही थर्ड था, तो सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ देखो आपको क्या हाईलाइट है, फोर्थ हाईलाइट आप देख रहे होगे तो उसमें लिखा हुआ है, इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज इक्वल। जस्ट यही एपी में भी था, बट एपी में याद करो कि एपी में क्या था, सम ऑफ टर्म्स। एपी में आपको था सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, पर जीपी में यहाँ प्रोडक्ट है। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि अगर ऐसा दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, अगर ये सीक्वेंस जीपी में है तो अकॉर्डिंग टू दिस ये दिया हुआ है A1 इंटू AN इक्वल टू A2 इंटू AN माइनस 1 इक्वल टू A3 इंटू AN माइनस 2 एंड सो ऑन। तो दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, मतलब ये आपका ऑलवेज इक्वल आएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ऐसी आएगी, ए स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 1। तो ये आपका वैल्यू आएगा, मतलब कोई भी जीपी में पहला टर्म और अंतिम टर्म, दूसरा टर्म सेकंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर ऑलवेज कांस्टेंट। यही हमने एपी में भी बताया था, एपी में समेशन बताया था प्रोडक्ट, और इसका यूज, एपी का यूज हमने ऑलरेडी कर रखा था एक प्रॉब्लम में, याद करो 6 नंबर प्रॉब्लम असाइनमेंट में। इसी तरह इसका भी यूज कहीं कहीं होगा। तो रिजल्ट आपको याद रखना है, एपी में समेशन की बात कर रहे थे, जीपी में प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट नंबर 4 आ गया। अब आते हैं रिजल्ट नंबर 5। सबसे पहले आप देखो इसमें हाईलाइट्स नंबर 5 देखो, हाईलाइट्स नंबर अगर 5 देख रहे होगे तो आपको दिख रहा है हाईलाइट्स नंबर 5 में गिवन है ना, अगर A1 A2 A3 डॉट डॉट AN जीपी में, तो log A1 log A2 किस में होगा, एपी में, यही ना। अब इसके बारे में आपको सोचना है, ये मैं भी बताऊंगा नहीं,
तो ये आपको बता रखा है। अगर ये मैंने बोला कि A1 से लेके AM तक स्टेटमेंट, ये मैं बस लिख के तो छोड़ दे रहा हूँ, तो वो सारी चीजें बता दिया बस। तो बस आपको थोड़ा सा सोचना है कि सही में ऐसा कुछ होगा। मैंने ये कहा कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN GP में है, तो इसका लॉग लेंगे तो किसमें आ जाएगा, लॉग लेंगे तो वो AP में आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। लॉग AP में है तो उल्टा कर देंगे तो GP में होगा, GP में है तो लॉग लग लेंगे तो AP में आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको खुद से सोचना है, जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन, क्योंकि लेक्चर भी लंबा जा रहा है और सिंपल है, आप सोचोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको करके रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको देखूंगा, ठीक है। सोचिएगा, थर्ड हाईलाइट होमवर्क है, सॉरी फिफ्थ हाईलाइट आपको खुद से प्रूव करना, ये होमवर्क, फिफ्थ हाईलाइट होमवर्क, इसको एज ए क्वेश्चन ट्रीट करना, क्वेश्चन ट्रीट करना कि जैसे कि ये दिया हुआ है तो इसमें 2 टर्म 3 टर्म एन के लिए दिया है, तो एन के लिए होगा तो सिमिलरली 3 के लिए होगा, सिमिलरली 5 के लिए होगा। तो इसको आप होमवर्क की तरह ट्रीट कीजिएगा और इसको सोचिएगा कि इसको कैसे करना। तो यही है आपका जीपी। तो आज जो मैंने बताया वो सारी बातें आपको क्लियर होंगी। मैंने कोशिश किया कि जीपी के पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर दूं, कैसे जनरल टर्म होता है, क्या बिगिनिंग क्या एंड, कैसे जनरल टर्म कैलकुलेट करते हैं, कैसे सम ऑफ एंड टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ये सब मैंने बता के कुछ कुछ टर्म्स जो इससे रिलेटेड है उसको आपको क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, मैं पहले ही बोल रखा हूँ कि आप YouTube पे देखते हो तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो, तो बेहतर होगा कि अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो एक लेक्चर को रिपीट करके देखें। 1 से 2 बार में देखते देखते आपको इतनी गारंटी है कि समझ में तो आ ही जाएगा। और अगर पेशेंसली अगर पहली बार ही देखो और ध्यान से मेरी बात सुनो तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं मेरी कोशिश यही रहती है कि एक बार से ज्यादा में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं बात इसलिए रिपीट भी करता हूँ। तो जितना मैंने किया उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आप रिवाइज कर लीजिएगा और इतना करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कशन होगा। तो आप लोग के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस ये है कि ये सारा थ्योरी पार्ट आप कवर करके एक एक चीज पढ़ के एक एक चीज नोट्स बना के पूरा जो बताया है उसको करके, और जो भी असाइनमेंट शेयर करूंगा उस असाइनमेंट को बना के आप रेडी रहिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं असाइनमेंट के प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। डाउट, अभी असाइनमेंट के डाउट मैं ऐसे व्हाट्सएप पर नहीं बताऊंगा। आप लोग का जो भी डाउट्स होगा मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में पहले उसको कवर कर दूं, उसके बाद कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे डिस्कस करना। तो पहले खुद से फाइट करने की कोशिश करना, तब नेक्स्ट लेक्चर में मैं देखूंगा कि क्या करना। ठीक है, तो चलिए असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। ज्यादा नहीं, मैंने 6 प्रॉब्लम दे रखे हैं और जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास दूंगा। इतना अटेम्प्ट करके आप इतना बना के रखिएगा और जो भी होगा मैं नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है ना, ठीक है, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।